हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी शो 10 में। आपका डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है, इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जन उपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनउपयोगी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने सदन में अभी कहा, जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ, देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे, अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुनी बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बराबर बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के जमाने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई हैं,
उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है, जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते हैं। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिनके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेंगी, निश्चित निर्देश देना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफी विकास नहीं हो पाया। सभापति जी सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं, और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूंगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीजें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीजें शामिल होती हैं। स्टोव,